तो इस वक्त हम हैं चंद्रशिला, और चंद्रशिला की ऊंचाई है 3750 मीटर। और मेरे जीवन में जो हमने घूमना फिरना और ट्रैकिंग सीखा, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है ये तुंगनाथ और चंद्रशिला की ट्रैक का है। और मैं याद करूं अगर अपने जीवन को, तो 1987 में पहली बार हम लोग जो हैं चंद्रशिला आए थे। और इन्हीं छोटे छोटे ट्रैक्स ने, घूमने फिरने की जो आदत ने हमारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। तो अभी मेरे साथ हैं श्री यशवीर सिंह रावत जी, जो हमारे जखोली और ओखीमठ के खंड शिक्षा अधिकारी हैं। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में, ये हमारे पाठ्यक्रम या सिलेबस में या बच्चों के जीवन में, तो इस तरह के घूमने फिरने की जो चीज़ें हैं वो कैसे बदलाव कर सकती हैं, या इसको हमारी जो परंपरागत जो शिक्षा व्यवस्था है उसको कैसे शामिल किया जा सकता है? आप कैसे देखते हैं इसे? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। एक्चुअली जो हमारा ये जो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी अभी 2020 वाला है, उसमें तो पूरे प्रावधान इसके लिए किए ही गए हैं, बढ़िया ऐसा उसमें किया गया है। जैसे अपार आईडी है तो उसमें भी है, लेकिन अभी उसको इतना प्रचारित और प्रसारित नहीं किया जा रहा है। दूसरा, उसमें कोई ऐसे प्रावधान अभी मतलब उनको रेगुलेट नहीं किया गया सही ढंग से। जैसे अब अभी चंद्रशिला ये वाला ट्रैक हो गया, या फिर फुलुनी घाटी वाला ट्रैक हो गया, तमाम ट्रैक्स हैं। तो जो बच्चे हैं, अगर उनमें इन आदत को अगर इनकलकेट किया जाए तो वो आगे जाके एक उनको सीख मिल जाएगी कैसे अपने जीवन में सेल्फ डिपेंड होना है, कैसे लर्निंग आपकी बढ़ेगी। और इंसेंटिव्स अगर उनको दिए जाएँ, थोड़ा सा उनको जैसे अलग से मार्क्स दिए जाएँ, तो एक उनको वो भी हो जाएगा कि भाई चलो ठीक है, क्लास के बजाय हमने ये वाला काम भी कर दिया। क्योंकि मतलब हम लोग सब कुछ क्लास के अंदर नहीं सिखा सकते हैं। दैट्स अ वेरी टफ थिंग दैट, मतलब अगर हम वहाँ चाहें कि वहीं सब कुछ सिखाएं। प्रकृति से बच्चा जब सामना करता है तो वो सीखता है एक्चुअल कि क्या संघर्ष होता है, कैसे रहना होता है, लोगों से कैसे मिलना होता है, यहाँ तक कि आपस में कैसे बातचीत करनी होती है, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन। दीज थिंग्स ओनली हैपन व्हेन द स्टूडेंट्स गो आउट फ्रॉम द क्लासेस। अदरवाइज क्लास में ऐसा कुछ है ही नहीं सीखने का। क्योंकि भाई आजकल तो आप देख रहे हैं ना, AI है, गूगल है, ChatGPT है, तो लॉट्स ऑफ द इक्विपमेंट्स आर देयर, मतलब विच स्टूडेंट्स कैन यूज। तो जब बच्चा बिना क्लास के सब कुछ सीख सकता है, तो फिर है क्या क्लास में बच्चा हो? बिल्कुल। अब अगर उसको लर्निंग करने के लिए है, तो यहाँ है जहाँ उसको ये स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि मुझे कितनी चढ़ाई पे कैसे चलना है, क्या मेरी स्टाइल होगा चलने का, क्या मुझे दौड़ना है, आराम से चलना है, उसको अपने जो सांसों का जो रिदम्स चलता है उसको एक्चुअल फील करेगा वो। अन्यथा अगर हम जैसे करते हैं ना कि भाई मेडिटेशन करवाने के बच्चों को कोशिश करवाते हैं, हमने कौशलम चलवा रखा है, आनंदम चलवा रखा है, तो ये कोर्सेज अच्छे हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। बट मुझे ये लगता है कि आनंदम, कौशलम या फिर मेडिटेशन, इन सबको ज़्यादा बेटर तब सीखा जा सकता है जब बच्चा बाहर जाएगा, वो नदी में तैरेगा, नदी को पार करेगा, पहाड़ के ऊपर चढ़ेगा, उसको अंदाज आएगा कि किस हाइट में कितनी ऑक्सीजन होती है। अन्यथा वहाँ तो पता ही नहीं लगता है। अब जैसे अभी हम यहाँ पे कहाँ अल्पाइन जोन पे अभी हैं, तो अल्पाइन जोन का जो सॉइल होती है वो बहुत एरेटेड होती है, बहुत धीमी होती है, मतलब वैसी होती है कि हम उसमें पैर डालेंगे तो धंस जाता है, बहुत ही नाजुक होती है, नाजुक होती है। अभी मैं इन लोगों को यही समझा रहा था कि आपके जितने ज़्यादा फुटफॉल्स होंगे उतना यहाँ पे एरोजन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें बच्चा तब सीखेगा। जैसे अभी एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, तो जो एनवायरनमेंट की जो क्लासेस हैं, अगर हम उसको वहाँ समझाते हैं कि भाई सॉइल इरोजन कैसे होता है, लैंडस्लाइड कैसे होता है, तो वो इतना बढ़िया नहीं समझ पाएंगे। बजाय इसके कि जब जितना यहाँ समझेंगे, तो हमको इसे प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बच्चा फिजिकल समझे और फिजिकल एक्टिविटी में भी वो बिजी रहे। तो ये सोच रहा हूँ ऐसा। और इसके साथ में आप अभी देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है लोकल वर्सेस टूरिस्ट हैं, और टूरिस्ट वर्सेस जो लोकल हैं, इस तरह के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ रहे हैं कि जो टकराव लोगों में हो रहे हैं। और उसके कारण में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों का जो एटीट्यूड बिहेवियर चेंज का जो ABC हम कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट है। साथ में ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हम अगर उत्तराखंड के संदर्भ में देखें, तो हमारी जो GDP का लगभग है, करीब करीब हम ये मानते हैं कि 40% के आसपास हमारा टूरिज्म वाले सेक्टर से आता है। और हमारे जो बच्चे हैं, जो इनको हम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं या एजुकेशन सिस्टम में अभी हमारे पास में हैं, तो वो कहीं ना कहीं कल आकर के वो इसी वाले बिज़नेस में आते हैं, जो टूरिज्म वाले जो बिज़नेस है, चाहे वो हमारे ढाबे चलाएँ या गाइड के रूप में काम करें या ट्रैकर के रूप में, या इस तरह से छोटे छोटे होम स्टे वगैरह वो चला रहे हैं। तो क्या ऐसा संभव नहीं है
कि हम इन चीज़ों को जो कि कल उसने जाना ही है इस वाले सेक्टर में, तो अभी से हम अपने जो करिकुलम है उसमें इसको शामिल करें। तो आपको क्या लगता है इसको कैसे किया जा सकता है और किस तरह से इसको शामिल किया जाना चाहिए इसको? नहीं, एक्चुअली करिकुलम में तो ऑलरेडी शामिल है हमारे पास। वो जो अब हमने जो अपनी पॉलिसीज बनानी थी, जो अभी हम बात कर रहे थे, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें ये सब कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेट हैं उसमें। अब हमें अपनी पॉलिसी बनानी होती है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स। इम्प्लीमेंटिंग जो स्ट्रेटेजी है उसका जो प्लान ऑफ एक्शन है, एक्शन प्लान तो पहले से है, लेकिन प्लान ऑफ एक्शन कैसे होगा? प्लान ऑफ एक्शन हो गया है, उसके लिए टीचर डिप्यूट करना हो गया, उसके लिए क्लासेस अरेंजमेंट करनी होगी, बच्चों को समझाना हो गया। जैसे आप देखेंगे ना, तो जो ये ऊखीमठ वाला जो एरिया है, यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी जून में हमारे यहाँ पे स्कूल खुले रहते हैं, ठीक हो गया। तो नहीं सॉरी, जून में बंद रहते हैं हमारे। तो जून में अगर स्कूल खुले भी रहते तब भी आपको बच्चे नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे जो केदारनाथ यात्रा चले जाते हैं। कहीं ना कहीं फैमिली जो बिजनेस होता है उनका उसमें शामिल होते हैं। तो अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो एजुकेशन भी तो यही कह रहा है कि वो लोकल लेवल पे रिसोर्सेज को जनरेट करे, उसमें मोबिलाइज करके उनको उससे जोड़ना है, रोजगार से जोड़ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप से उनको जोड़ना है। हाँ। तो अब उसी में अब जब बच्चा जा ही रहा है, वो स्कूल से भी बाहर चला गया, घर से भी बाहर चला गया, वो काम कर रहा है उसमें, तो व्हाई वी आर नॉट गिविंग द मार्क्स फॉर दैट वो टास्क। अब जब हम उसको मार्क्स देंगे ना उसको, तो उसको एक भाई वो तो पैसा तो अपन ठीक कमा ही रहा है, लेकिन उसको एक एकेडमिक जो क्रेडिट्स मिलेगा वो भी उसको फायदा देगा। क्योंकि वो तो जितना हमारा गाइड जो हम वहाँ पे अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं उतना तो वो यहाँ पे सीख जाता है। बिल्कुल, है ना। अच्छा, एक आपने प्रश्न बहुत बढ़िया किया था कि कॉन्फ्लिक्ट जो वाला जो है, कॉन्फ्लिक्ट वाले मैं समझता हूँ। आपने देखा होगा ना कि कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चंद्रशिला में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बिल्कुल। इसका रीजन क्या होगा? कि यहाँ पर जब आदमी आता है ना, तो अपने आप से संघर्ष करके आता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कॉन्फ्लिक्ट का जो वो होता है, आप नोटिस करेंगे इस बात को, पहाड़ों में कॉन्फ्लिक्ट कम रहता है। जैसे जैसे आप मैदानों में जाएंगे तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होता है। दिल्ली में कितना कॉन्फ्लिक्ट है, देहरादून में कम है, ऊपर आए कम है। कारण क्या है ना, कि जो मैं समझ रहा हूँ, जो हमारा जो नर्चरिंग होती है हम लोगों का, तो हमारा जो स्ट्रगल है, हमारा स्ट्रगल प्रकृति से, और प्रकृति फेसलेस है। और वहाँ जो स्ट्रगल है वो एक आदमी का दूसरे आदमी का है, चाहे वो धर्मों का बोलो, चाहे व्यक्तियों का बोलो, चाहे वस्तुओं का बोलो, तो वो बड़ा अंतर है हमारे नेचर में और उनके नेचर में। इसीलिए अंतर है। अभी आप देखेंगे जो कर्णप्रयाग में मामला हुआ था, या फिर जो सिखों का यहाँ पे रुद्रप्रयाग में हुआ था, वो क्यों हो रहा था? क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ है, इतना रश है कि हर आदमी को जो है अपना स्पेस चाहिए जी। स्पेस वहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पर आदमी जब आता है तो अपने सांसों से स्ट्रगल करता है, अपने शरीर से स्ट्रगल करता है, और उसका स्ट्रगल आप अपना आत्ममूल्यांकन भी करता है वो अंदर से। जरूरी है ना, उसको पता लग रहा है ना कि मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे पा रहा है। अभी जो आपको बच्चा मिला था हमें, जिसका वजन वो 96 kg था, तो वो अपने आप को देख रहा है ना कि भाई मेरा स्ट्रगल किस लेवल पे जा रहा है। अब जिम में तो आप गए, आप नहीं चल पा रहे हैं, तो आपने जो है अपना ट्रेडमिल छोड़ दिया, अब बाहर आ गए। यहाँ तो आपको बचना है ना, या तो आप नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, रुक तो नहीं सकते हैं। तो ये स्ट्रगल हमें कॉन्फ्लिक्ट की तरफ घटाता है या बढ़ाता है। आपका स्ट्रगल हो किससे रहा, वो आपका कॉन्फ्लिक्ट डिसाइड करता है। हम चंद्रशिला की ऊंचाई पे तो जरूर हैं, लेकिन चंद्रशिला की ऊंचाई जो भौगोलिक ऊंचाई है, उसके साथ साथ हम अपने अंदर की ऊंचाई को भी हम अर्जित करते हैं। तो जो ये ऊंचाई अर्जित करने का सवाल है, तो ये ऊंचाई ऐसी जगहों पे अर्जित होती है। तो ये देखो ना, एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरा मेडिटेशन नहीं है। जब आप चल रहे हैं तो जब आप नहीं चल पाते, आप हाँफते हैं, तो आप अपना अंदर की तरफ यात्रा शुरू कर देते हैं कि मेरी सांसें कैसे चल रही हैं, क्या मेरे पैर थक रहे हैं, या फिर मेरे लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, मेरा हार्ट काम नहीं कर रहा। तो आपकी जो बॉडीज के जो ऑर्गन्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन आप चेक करने की कोशिश करते हैं, और अल्टीमेटली दैट इज, क्योंकि आदमी सवाल अपने आप से करता है। जब बाहर से आदमी सवाल करता है तो उसके अंदर कई बार जो है एक ईगो भी आ जाती है, और हो सकता है वो सही ईमानदारी से सवाल का जवाब न दे, लेकिन जब आदमी खुद से सवाल करता है तो ईमानदारी से अपने अंदर का जवाब भी देता है, देना पड़ता है। तो ये भी हमको प्रकृति और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये वो हमको सिखाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रकृति हमको हमारा छोटापन जो है उसका एहसास कराती है। जो हमारे अंदर जो एक वो अहंकार जो आ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन जब हम ऐसी जगहों पे आते हैं तो वो हमारे अहंकार चकनाचूर हो जाता है। पता लगता है। तो जैसे हम कल से अभी अनसुईया गए, अनसुईया से अभी हम तुंगनाथ और अभी चंद्रशिला आए, तो ये पूरी यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खूबसूरत यात्रा थी। मतलब आपने उसको कैसे अरेंज किया, मुझे पता भी नहीं लगा। पूरी यात्रा में आपने इतना सडन प्लान बनाया और सच में बड़ा मजा आया। मतलब अच्छा, अनसुईया का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अनसुईया, मतलब तुंगनाथ तो मेरे दिमाग में था, तो
सोमनाथ चंद्रशिला के जाना है एक बार, बट अनसुया मैंने कभी बिल्कुल दिमाग में आइडिया नहीं था कि वहाँ जाएंगे और इतना खूबसूरत ट्रैक होगा। और कल आपने नोटिस किया होगा वहाँ पे जब हम जा रहे थे बढ़िया धूप थी, फिर हम मंदिर में गए, बारिश हुई और बारिश उसके बाद रुकी, फिर हम नीचे आए, फिर बारिश रुक गई। तो हमको मौसम के भी सारे जितने भी शेड्स हैं वो सारे शेड्स मिले, मजा आया। तो इसीलिए हम पहाड़ों में इसको जो है न बरसात कहते हैं, न इसको सावन कहते हैं, इसको चौमास कहते हैं। तो इसमें चारों रंग या बहुरंगी जितने भी हमारे मौसम के जितने भी रंग होते हैं सारे मौसम के रंग इसमें मिलते हैं। हाँ, और एक आपने बहुत बढ़िया वो बताया था कि भाई ये जो प्लान होते हैं ऐसे सडनली बनते हैं, इसके लिए आपको कोई बहुत लंबा वो नहीं करना पड़ता है, अचानक बनो अचानक निकलो, तो वही आपकी यात्रा है, वो सफल भी होती है और मजा भी आता है। चलिए, ऐसी यात्राएं हमको जिंदा रखती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी यात्राएं हमारी होती रहेंगी और हमारे जिंदापन का एहसास जरूर कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मजा आया आपसे।